हे एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है आज के चैप्टर में। तो देखिए क्या है, हिस्ट्री हम लोग देख रहे थे, है ना। हिस्ट्री हम लोग, ये हमारा जो सीरीज चल रहा है, हमारा हिस्ट्री का चल रहा है, इंडियन हिस्ट्री क्लास 12। इंडियन हिस्ट्री पूरा क्लास 12 में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, है ना। तो चैप्टर नंबर 2 पहला तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा, जिसमें हमने पूरी हड़प्पा सभ्यता को कवर किया हुआ है ना। जब भी हम हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं इंडिया की, तो सबसे पहले हमें हड़प्पा सभ्यता पढ़ाया जाता है। अब इसके बाद देखते हैं चैप्टर नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। तो चैप्टर नंबर 2 में जब हम देखेंगे तो राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य, यानी जो राज्य बने, जो 16 महाजनपद हम लोग पढ़ते हैं, उनका कैसे कैसे आए, कैसे उनका प्रारंभ हुआ, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी चली, है ना। तो ये तो हमारा हिस्ट्री हो गया। और देखिए, बार बार मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आप डायरेक्ट हिस्ट्री देखने आए हुए हैं तो आपको कम समझ में आएगी, इसलिए इससे पहले आपको क्या देखना है, इससे पहले आपको भूगोल देख के आना है। भूगोल मैंने आपका पूरा पूरा करवा दिया है, तो पहले भूगोल देखिएगा और फिर इसके बाद आपको हिस्ट्री देखना है। और अगर आपकी इच्छा हो साइंस देखने की, तो 6 से 10 तक का मैंने ऑल टोटल साइंस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके कवर किया हुआ है। और साइंस के तो मैंने आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर भी कराए हुए हैं, है ना। तो देख लेना। अब देखिए क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, यानी 600 तो आपका ये रहेगा, ये मान लीजिए 0, इससे पहले 600 और इससे बाद 600, तो ये आपका कितना हो गया, 600 600 1200 साल की बात कर रहा है। इस बीच के इतिहास की बात कर रहा है। ये दो समय दिए हुए हैं, इन दो समय के बीच के इतिहास के बारे में बात कर रहा है ना। तो इस समय पे क्या हुआ, राज्यों का उदय हुआ, राज्यों का उदय हुआ। तो चलिए देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में 1200 हमने देखा, लगभग आपका 1500 हो गया, है ना। तो वही बताया कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए 1500 साल बाद। यही वह काल था जब सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी, उसके 150 साल बाद क्या किया गया, ऋग्वेद का लेखन किया गया। उत्तर भारत, दक्कन का पठार, उत्तर भारत आपको गंगा यमुना का मैदान मिलेगा, दक्कन का पठार साउथ की बात कर रहा है, और कर्नाटक बिल्कुल नीचे की साइड आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर कर्नाटक मिलेगा। और जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आईं, यानी यहाँ पे कृषि होना स्टार्ट हुई, किसान रहते थे वहाँ पे। साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी इनको मिलते हैं। दक्षिण भारत में इनको चरवाहा मिले। अंग देखिए, ईसा पूर्व पहली से शताब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए। पहले हमने देखा था मेसोपोटामिया की सभ्यता में, इन्होंने क्या बताया था, मिस्र में पिरामिड में शव को दफनाते थे, और शव को दफना के साथ साथ उसके बर्तन, गहने, आभूषण सब उसमें रख देते थे। ये चीज़ देखी थी पिछले चैप्टर में हड़प्पा सभ्यता के समय पर, क्योंकि इनका मानना था मरने के बाद भी इंसान को खाने की ज़रूरत पड़ती है, जीवित रहता है, इसलिए उसका सब सामान उसकी कब्र में रख दिया जाता था। अब देखते हैं कि अब जो 150 साल बाद स्थितियां पैदा हुई, इस समय पे शवों को कैसे दफनाया गया, देखते हैं आगे। देखिए इसमें क्या हुआ, जिनमें महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थर, पाषाण मीन्स होता है पत्थर, और महापाषाण बड़े बड़े पत्थर, है ना, के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। यानी ये लोग क्या करने लगे, पत्थरों की कब्रें बनाने लगे। पहले एक बड़ा सा गड्ढा खोदा, फिर उसमें बड़े बड़े बहुत तरीके से पत्थर लगाए, जैसे आज हम पत्थर घर में लगवाते हैं, टाइल्स वगैरह लगवाते हैं एक तरीके से, है ना, एक ऑर्डर से लगता है। उसी तरीके से इन लोगों ने क्या किया कि एक तो बड़ी बड़ी पहले कब्रें खोदी, फिर उसमें बहुत अच्छे से पत्थर को लगाया गया, है ना। महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं इनको। कई स्थानों पर पाया गया कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियार भी दफना दिए गए, क्योंकि यहाँ पे क्या था, अब राजा आए, ठीक है, तो राजा युद्ध वगैरह लड़ते रहते थे, तो इनके पास हथियार तो इनके रहते थे, किसी की तलवार, किसी के पास गधा फेमस है, कोई बहुत गधाधारी था, यानी गधा चला लेता था, कोई तलवार चलाएगा, कोई तीरंदाजी में बहुत फेमस था,
तो इनके अपने अपने हथियार थे, इनको क्या कौन सी चीज़ किसको चलाना आता है। तो वही था कि जब वो राजा मरेगा, मान लीजिए उस राजा को बहुत अच्छी तलवारबाजी करनी आती है, तो जब वो राजा मरेगा तो उसकी तलवार उसकी कब्र में रख दी जाएगी। तो इस प्रकार से इन लोगों को हथियार मिले हुए हैं। चलिए देखिए आगे। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं, नए परिवर्तन देखने को मिले। शायद इनमें सबसे ज़्यादा मुखर आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास हुआ। पहले तो राज्य, साम्राज्य, बड़े बड़े राज्य, है ना, रजवाड़े, छोटे छोटे रजवाड़े, छोटे छोटे क्षेत्र। इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे। इनका पता कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से चलता है। इसी के साथ साथ लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय हुआ। चलिए देखिए, इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों, चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, यह एक जटिल प्रक्रिया है और आपको यह भी आभास होगा कि इन स्रोतों के विकास की पूरी कहानी नहीं मिल पाती। यानी वही चीज़ है जैसा पिछली हड़प्पा सभ्यता में हम लोगों ने पढ़ा था कि आधा अधूरा तो इनको मिल जाता है, फिर आधा अधूरा ये लोग अंदाज लगाते हैं इतिहासकार, हाँ हो सकता है ऐसा हो, है ना, संभावनाएं आ जाती हैं। पूरे इतिहास में आपको संभावनाएं मिलेगी। जब आप पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, है ना, तो जो उस एंशिएंट हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा कि उसमें लिखित प्रमाण मिले हुए हैं। गांधी जी के समय वाली हिस्ट्री, या अंग्रेज जब यहाँ पे इंडिया में आए, जब अंग्रेजी शासन चला, तो उस समय पर लिखित चीज़ें मिली हुई हैं इनको, है ना, तो वो चीज़ क्लियर रही, है ना। गांधी जी के समय पे जब इनको लिखित चीज़ें मिली तो वो सब पूरा इतिहास क्लियर रहा, है ना। लेकिन इसकी पहले की बात करेंगे आप, आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास की, या फिर आप प्राचीन इतिहास की बात करेंगे, तो यहाँ पे इनको साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन क्लियर कुछ साक्ष्य नहीं मिला। तो पूरी हिस्ट्री में इन लोगों ने क्या लगा रखा है, हो सकता है ऐसा होता होगा, है ना। चलिए देखिए, प्रिंसिप और प्रियदर्शी, तो ये देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रिंसिप और प्रियदर्शी, जेम्स प्रिंसिप अंग्रेज थे, है ना, जेम्स प्रिंसिप अंग्रेज। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि जो अशोक के अभिलेख थे, क्योंकि अशोक ने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए थे, है ना, तो जो अशोक के अभिलेख थे वो सबसे पहले किसने पढ़े थे, तो वो जेम्स प्रिंसिप ही व्यक्ति था। वो इंग्लिश का अंग्रेज जेम्स प्रिंसिप था जिसने अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ा था। एग्जाम में पूछा जाती है ये चीज़। और प्रियदर्शी किसको बोलते थे, तो अभिलेखों में अशोक का नाम ही प्रियदर्शी मिला हुआ है। अंग देखिए, भारतीय अभिलेख विज्ञान की एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी आए। जेम्स प्रिंसिप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला। इनको ब्राह्मी लिपि भी पढ़नी आती थी और इनको खरोष्टी लिपि भी पढ़नी आती थी, और ब्राह्मी और प्राकृतिक भाषा में ही अशोक के अभिलेख लिखे हुए थे। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था। प्रिंसिप को पता चला कि अधिकांश अभिलेख और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा हुआ है। मनोहर मुखाकृति मतलब ऐसा चेहरा जो सबका मन मोह ले, है ना। मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा हुआ है। प्रियदर्शी सबका प्रिय, देवताओं का प्रिय। अंग देखिए, कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम इनको अशोक भी मिला हुआ है, जिस नाम से हम सबसे ज़्यादा उसको जानते हैं और जिस नाम से इसके सीरियल भी बने। मतलब अशोक सीरियल आपने देखा होगा तो उसमें प्रियदर्शी तो लिखा नहीं मिलता है, क्या लिखा मिलता है, अशोक सम्राट, है ना। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। मौर्य साम्राज्य के राजा थे अशोक। इस शोध से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया है। अभिलेख क्या हैं? लेख से तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई लिखी हुई चीज़। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर या फिर धातु या फिर मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे हुए होते हैं। एक बड़ी सी पत्थर रहेगा आपका इस प्रकार से चौकोर,
है ना। आप कहीं भी ये आपको जब आप कहीं ऐसा मॉन्यूमेंट देखने जाएंगे तो काफ़ी जगह पे अभिलेख लिखे हुए आपको दिख जाएंगे, लिखे हुए मतलब अभी जो है सब संजो के रखा हुआ है। जब हम लोग घूमने फिरने जाते हैं तो देख सकते हैं आराम से। देखिए क्या है, जो अभिलेख किसे कहते हैं, कहाँ कहाँ लिखे जाते हैं, या तो वो आपको पत्थर पे लिखे हुए मिलेंगे या धातु पे, या फिर मिट्टी के बर्तन पर भी लिखे हुए मिल जाएंगे। लेकिन मिट्टी के बर्तन के कितने दिन चलेंगे, चल नहीं सकते ज़्यादा। अभिलेखों में उन लोगों की, अशोक के अभिलेख सब पत्थर पर लिखे हुए हैं ना, अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियाँ, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। इनमें राजाओं के क्रियाकलाप तथा महिलाओं पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा होता है। यानी अभिलेख एक प्रकार से स्थायी प्रमाण होते हैं। कई अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी खुदी होती है। जिन पर तिथि नहीं मिलती उनका काल निर्धारण आमतौर पर पुरालिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर काफ़ी सुस्पष्टता से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लगभग 2500 ईसा पूर्व में अक्षर आ, देखिए इसको आ को इस प्रकार से लिखा जाता था। आप इसको के भी बोल सकते हैं उल्टा के, है ना, इस प्रकार लिखा जाता था। और 500 ईसा पूर्व के बाद आ को ऐसा लिखा गया। अब बताइए मतलब इसका बिगड़ा हुआ रूप है, इसकी बिगड़ी शक्ल, है ना, इस प्रकार लिखा गया है इसको। चलिए देखिए आगे। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक भाषाओं में लिखे जाते थे। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता था जो जन सामान्य की भाषाएं थी, यानी क्षेत्रीय भाषा। जैसे अभी आप बात करें तो मैं बुंदेलखंड से हूँ, यूपी के, है ना, तो मुझे बुंदेलखंडी बोलना आती है, तो ये कौन सी भाषा हो जाएगी, आपकी क्षेत्रीय भाषा हो जाएगी। तो जन सामान्य की आम भाषा, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, तो इसको भी आप एक हिसाब से बुंदेलखंडी भाषा को भी आप प्राकृतिक भाषा कह सकते हैं, जनसाधारण की, है ना। इस अध्याय में अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं, क्योंकि यह नाम प्राकृतिक अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं। आपको यहाँ तमिल, पाली और संस्कृत जैसी भाषाओं के शब्द भी मिलेंगे, क्योंकि इन भाषाओं में भी अभिलेख मिलते थे। यह संभव है कि लोग अन्य भाषाएं भी बोलते थे, लेकिन इनका उपयोग लेखन कार्य में नहीं किया जाता था। अब जैसे बुंदेलखंडी की अगर आप बात करें तो ये बुंदेलखंडी भाषा आपकी लेखन कार्य में थोड़ी उपयोग की जाएगी, है ना, सीधी सी बात है। कहाँ तक हो गया था, कहाँ देख रहे थे। चलिए आगे देखेंगे। आरंभिक राज्य, अब देखिए 16 महाजनपद निकले थे। देखिए आरंभिक, एक मिनट, अब देखिए इसको। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। क्या किया गया कि जो काल समय रहा है इसको कहाँ से जोड़ा गया, तो आरंभिक राज्य बताया गया इसमें, जिसमें आपको महाजनपद मिलेंगे। नगर किस प्रकार से बसे, लोहे के बढ़ते प्रयोग, लोहे का प्रयोग कब इस समय पे हुआ, इस समय पे सिक्के बनने लगे। इस काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। इधर पे आपको बौद्ध और जैन धर्म भी मिलेगा। बौद्ध और जैन धर्म आपको अध्याय 4 में पढ़ने को मिलेगा, पढ़ लेंगे कि आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख किया गया है। इसमें जो इनको बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथ मिले हुए हैं, उन ग्रंथों को जब इन्होंने पढ़ा तो इनको क्या मिला है, यहाँ पे जो राज्य मिले इनको या महाजनपद मिले, वो 16 महाजनपद मुख्य रूप से मिले हैं। यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, कहीं पे उसको कुछ दे दिया नाम, कहीं पे उसको कुछ, लेकिन बज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती जैसे नाम प्रायः मिलते हैं, ये मुख्य हैं। वैसे 16 पूरे मुख्य हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते होंगे। ये जो हैं आपके भज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती। एग्जाम में पूछते हैं कि इनमें से कौन सा एक महाजनपद नहीं है, इनमें से कौन से महाजनपद की कौन सी राजधानी है, सीधी सीधी पूछते हैं। सर्च कर लेना गूगल पर 16, और 16 की आपको क्या करना है, 16 हैं पूरे, 16 की आपको पूरी राजधानी याद करनी है और पूरे महाजनपद के नाम याद करने हैं। जैसे आज आप राज्यों के नाम याद करते हैं, राज्यों की राजधानी याद करते हैं, इसी प्रकार से आप महाजनपद की कर लेना। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करते थे। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था।
भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। बज्जी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा गण सामूहिक नियंत्रण करते थे। यद्यपि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह लिखे नहीं जा सकते, लेकिन ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे। ये जो राज्य हैं 1000 साल तक रहे। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, जिसे प्रायः किले से घेर दिया जाता था ताकि उस पर आक्रमण करना आसान ना हो, है ना। किलेबंद राजधानियों के रखरखाव और प्रारंभिक सेनाओं, देखिए इसको देख लीजिए। जनपद का अर्थ ऐसा भूखंड है जहां कोई जन मतलब क्या होता है, लोग, कुल या जनजाति अपना पांव रख दे और वहां बस जाए। पांव रखने का मतलब ये नहीं कि पैर आपने ऐसा पटका और वहाँ पे पैर रखती है तो आपका बहुत बड़ा सा पैर हो गया, नहीं। पांव रखना मतलब होता है आप वहाँ पर रहने लगे, है ना। तो जन मतलब लोग, पद मतलब वहाँ पे बसे, जहाँ पे लोग बहुत बड़ी संख्या में बसे तो महाजनपद। आगे बात समझ में। इस प्रकार इस शब्द का प्रयोग प्राकृतिक और संस्कृत दोनों से मिलता है। चलिए देखिए, यहाँ देख रहे थे हम लोग, कहाँ थे। किलेबंद राजधानियों की रख रखाव और प्रारंभिक सेनाओं, ये आपके महाजनपद दिए हुए हैं। और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। इसको देखिए इधर पे। गांधार, मत्स्य, सूरसेन, कुरु, पांचाल, कितने हो गए? इसको नंबरिंग डालते हैं, 1 मिनट देखना, इसकी नंबरिंग डालना। 1 2 गांधार, मत्स्य, सूरसेन 3, कुरु 4, पांचाल 5, 6 अवंती, 7 चेदी, 8 वत्स, काशी 9, कौशल 10, मगध 11, बंग 12, 13 अंग, मल्ल 14, बज्जी 15, कौन सा छूट गया आपका? 15, 1 2 होगा लगभग आपके, यहीं कहीं होगा। चलिए ठीक है, ये आपका हो गए। ये रहा कंबोज, है ना। तो ये रहे आपके पूरे 16, याद कर लेना, सबकी राजधानियां लिखी हुई हैं। चलिए देखिए आगे। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया और यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे। शासक कहाँ से होंगे? तो क्षत्रिय वर्ण से होंगे, यानी ऐसे ही किसी को शासक नहीं बनाया जाता था। शासकों का काम किसान, व्यापारियों, शिल्पकारियों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। बताइए, इनका काम था कि इन सब से कर वसूलना और क्या करना? कर वसूलना और गिफ्ट लेना। भेंट मतलब गिफ्ट, है ना। क्या वनवासियों और चरवाहों से भी कर रूप में कुछ लिया जाता था। तो हमें इतना तो क्या था कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। इनको धन चाहिए तो ये या तो ये पड़ोसी राज्य पे आक्रमण कर देते थे, और आक्रमण में अगर आप जीते तो आप उनका धन लेके आएंगे, हार गए तो ठीक है, यानी आप उनसे कमजोर हैं तो आपको उनका धन नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। और दूसरी चीज़ ये क्या करते थे, अपनी ही जनता से कर इकट्ठा करते थे। तो इनके 2 स्रोत थे संपत्ति इकट्ठा करने की, है ना। हमें इतना तो ज्ञात, ये तो हो गया आपका। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए। स्थायी सेना, भाई सेना बना ली ताकि बगल वाले राज्य पे आक्रमण कर दिया जाए और उसका पूरा धन लूट के लिया जाए, है ना। ये होता था। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जिन्हें प्रायः कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। चलिए आगे देखिएगा। 16 महाजनपदों में प्रथम था मगध इंपोर्टेंट है। मगध जिसको आज का क्या है, आज का आपका बिहार है। 6ठी से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध आधुनिक बिहार सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। यह कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। दूसरा यह कि लोहे की खदानें थी यहाँ पे झारखंड भी मगध का ही हिस्सा था, बिहार का ही हिस्सा था उस समय पे, है ना। तो जो बिहार वाला है, जो आज का बिहार है, ये जो हिस्सा था यहाँ पे खेती अच्छी होती थी, और जो आज का झारखंड हिस्सा है यहाँ पे खदानें थी, है ना, लोहे की।
और आसानी से उपलब्ध थी, जिसके उपकरण और हथियार बनाना इनको सरल हो जाता था। जब इनको लोहा मिल जाता था तो जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध होते थे। इनको युद्ध लड़ेंगे तो भाई हाथी तो चाहिए ना, जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। साथ ही गंगा और इसकी उपनदियों से आवागमन रास्ता सस्ता और सुलभ हो जाता था। आना जाना नाव के जरिए तो इनको वो भी मिल जाती थी। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया है। इन्होंने बोला है कि शासक यहाँ के अच्छे थे, वो जो शासक थे, वो जो नीतियाँ चला रहे थे वो अच्छी थी, इसी के कारण मगध का इतना नाम हुआ। इन लेखकों के अनुसार बिम्बिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे। तो मगध में किन किन का राज्य रहा? बिम्बिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद, है ना। और इनके मंत्री उनकी नीतियां लागू करते थे। प्रारंभ में राजगाह है, राजगीर, है ना। आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृतिक नाम है, प्राकृतिक नहीं होता है भाई, प्राकृत होता है। मगध की राजधानी थी, कौन था? राजगाह, जो आज की राजगीर है। यह रोचक बात है कि इस शब्द का अर्थ है राजाओं का घर। क्या नाम है इसका? अर्थ क्या है? राजाओं का घर। पहाड़ियों के बीच बसा राजगाह एक किलेबंद शहर था। बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जिसे अब पटना कहा जाता है, जिसकी गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण अवस्थिति थी। चलिए देखिए आगे, ये आपका क्या बना हुआ है? ये किसी कोई दीवार वगैरह बनी हुई है। चलिए देखिए आगे, एक आरंभिक साम्राज्य। चलिए इसको देखते हैं। साम्राज्य, मगध के विकास के साथ साथ मगध मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य, अशोक साम्राज्य, अशोक मौर्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जी अशोक के दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य। लगभग 300 ईसा पूर्व की बात है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। बहुत प्रतापी शासक रहे। उनके पौत्र अशोक, अच्छा, चंद्रगुप्त के बेटे थे बिंदुसार, यानी अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार, है ना। मिले शायद यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कहीं पे। इन्होंने क्या किया? प्रतापी जो बहुत प्रसिद्ध शासक थे उनके बारे में बताया हुआ है। तो चंद्रगुप्त मौर्य रहे, इसके बाद बिंदुसार रहे, बिंदुसार के बाद उनका बेटा आया अशोक, है ना। तो देखिए उनके पौत्र अशोक, पौत्र यानी नाती अशोक ने, जिन्हें आरंभिक भारत का सर्वप्रथम शासक माना जाता है, कलिंग, आधुनिक उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। कलिंग, उड़ीसा को भी इसमें मिला लिया। आज का क्या है? कलिंग। आज की उड़ीसा है कलिंग। आगे देखिए, मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना, तो इसको देख लीजिए। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया है। इनमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल हैं, विशेषता मूर्तिकला यहाँ पे इनको मिली हुई है। मौर्यकालीन इतिहास के पुनः निर्माण हेतु समकालीन रचनाएं भी मूल्यवान प्रसिद्ध हुई। और पहली बात तो जो अशोक था, अशोक ने इतने अभिलेख लिखवाए थे कि वो आपको डायरेक्ट लिखित साक्ष्य मिल गए, सबूत के तौर पर आपको चाहिए जो लिखित साक्ष्य मिल गए। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इस चीज को याद कर लेना, एग्जाम में पूछता है मेगास्थनीज कहाँ आया था। और मेगास्थनीज का लिखा हुआ जो विवरण मिला हुआ है उससे सीधा साफ हो जाता है कि मौर्य काल में क्या, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य के काल शासन में क्या चल रहा था। आज इसके कुछ अंश ही उपलब्ध है। एक और स्रोत जिसका उपयोग प्रायः किया जाता है वह है अर्थशास्त्र। संभवतः इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य था मौर्य साम्राज्य में, और ये तीन राजाओं में रहा, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, फिर अशोक तक रहा है ना। बहुत बढ़िया व्यक्ति था। इसने अर्थशास्त्र लिखी। अर्थशास्त्र में इसको आपको इसमें मार्केटिंग नहीं मिलेगी, अर्थशास्त्र में आपको राजनीति मिलेगी कि राज्य को कैसे चलाया जाता था। इस चीज को याद रखना कि अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की पुस्तक थी उसमें जानकारी किस चीज की मिलती है ना। अर्थशास्त्र से आप आज की इकोनॉमी मत लगा लेना कि मार्केट में क्या चल रहा है, किस मोबाइल के कैसे रेट चल रहे हैं, ये सब नहीं मिलेगा आपको अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में हमें मिलता है राजनीति के बारे में। देखिए बहुत राजनीतिक पर्सन था दिमाग से, ठीक है। इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य या चाणक्य, इसके 3 नाम थे, कौटिल्य, चाणक्य, और एक इसका और नाम था जो मुझे याद नहीं है। आप लोग इसको क्या करना, इसका नाम, तीसरा नाम आप काम करना कि इसको गूगल कर लेना,
है ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था, साथ ही मौर्य शासक का उल्लेख परवर्ती जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत, इन चीजों में भी इसका उल्लेख, मौर्य साम्राज्य का जो उल्लेख है कहाँ कहाँ मिलता है, तो आपको मौर्य शासन का उल्लेख आपको जैन धर्म की चीज़ों में मिल जाएगा, बौद्ध धर्म के ग्रंथों में और पौराणिक ग्रंथों में भी, और संस्कृत के बाड़मय में भी मिलता है। यद्यपि उक्त साक्ष्य बड़े उपयोगी है, लेकिन पत्थरों और स्तंभों पर लिखे मिले अशोक के अभिलेख प्राय सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। अशोक ने तो हर चीज़ लिखवा दी थी ना, कि उसने कौन से युद्ध लड़े, उसकी क्या सोच विचार थे, वो अपनी जनता को क्या सिखाना चाहता था, हर चीज़ उसने लिख रखी थी। अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। इनमें बड़ों के प्रति, धम्म में क्या था, बड़ों के प्रति आदर, बड़ों को हमेशा सम्मान करें, सन्यासियों ब्राह्मणों के प्रति उदारता। अब ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण आपको पहुंच जाए आपके यहाँ, आप ऐसे ही उनको डांट टपक के भगा दे, नहीं, सम्मान करें उनका, उदारता दिखाएं, उदारवादी बने, सेवकों और दासों के प्रति उदार व्यवहार करें। कोई आपकी सेवा कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं आपने उसको एक पैर मार दिया, आपने उसको कुछ भी कर दिया, आपने उसको खाना नहीं दिया, नहीं, उनके प्रति भी आपको उदार व्यवहार रखना पड़ेगा, है ना। तथा दूसरों के धर्मों और परंपराओं का आदर शामिल है। दूसरों के धर्म का पालन कर, उनकी परंपराओं का पालन करें। ऐसा नहीं है कि कोई आपका जैन धर्म से है तो आप उसको, अरे ये तो जैन धर्म वाला है, इस तरीके से नहीं कर सकते आप। आई बात समझ में? चलिए इसको आगे देखिए। साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। कौन कौन से? इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, स्वर्णगिरी। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। क्या इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था समान रही होगी? बिल्कुल रही होगी, जब एक जैसे अभिलेख इन लोगों ने खुदवा के रखे थे हर जगह। अब आप इसको देखिए कि पाकिस्तान से लेकर आंध्र प्रदेश, साउथ, उड़ीसा, उत्तराखंड, इतने मतलब पूरे एरिया में एक जैसे उल्लेख किए गए थे अभिलेख। क्यों? क्योंकि देखिए अशोक की जो सोच विचार थे वो तो बदल नहीं जाएंगे, और वो अपनी सोच समझ विचार वो अपने पूरी जनता तक फैलाना चाहता था, इसलिए एक जैसे अभिलेख चलाए गए। तो ये तो अब प्रशासनिक भी, अगर प्रशासन वहाँ पे अशोक का ही चल रहा था शासन, तो उस तरीके से क्या होगा, हर जगह सेम ही चल रहा होगा। कह भी नहीं सकते हो, कह भी सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इतिहासकार अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऐसा संभव नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखिए ये भी है, देखिए आज मोदी जी हैं, ठीक है, तो प्रधानमंत्री हैं, ठीक, पीएम है ये, और अलग अलग राज्य हैं। तो एक तो कहने के लिए जो प्रधानमंत्री हैं उनका पूरे भारत पर नियंत्रण है, लेकिन जो राज्य हैं अलग अलग, यूपी, एमपी, बिहार, तो इन राज्यों की नीतियां तो अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि ये सीएम के द्वारा चलाई जाती हैं। आ रही बात समझ में आपको? अब देखिए साम्राज्य में, इसको बाद में देखेंगे, आगे देखिए। साम्राज्य में शामिल क्षेत्र बड़े विविध और भिन्न भिन्न प्रकार के थे। कहाँ कहाँ अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र, कहाँ उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र। यह संभव है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी और उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर रहा है। वो तो नॉर्मल बात है कि जब अशोक राजधानी में रहता होगा या चंद्रगुप्त मौर्य राजधानी में रहता होगा तो उसका उसके आसपास बहुत कड़ा नियंत्रण होता होगा। इन केंद्रों का चयन बड़े ध्यान से किया गया। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे, जबकि स्वर्णगिरी अर्थात सोने के पहाड़ कर्नाटक में सोने की खदान की लिए उपयोगी थी। स्वर्णगिरी किसको बोला जाता था? कर्नाटक साइड, है ना। इसको देख लेते हैं, सम्राट के अधिकारी क्या क्या करते थे। मेगास्थनीज के विवरण का एक अंश दिया गया है। साम्राज्य के महान अधिकारियों में से कुछ नदियों की देखरेख और भूमि मापन का काम करते थे, जैसा कि मिस्र में होता था। कुछ प्रमुख नहरों से उपनहरों के लिए छोड़े जाने वाले पानी के मुख्य द्वार पर निरीक्षण करते थे, ताकि हर स्थान पर पानी की समान पूर्ति हो सके। जो अधिकारी, ये पानी वाले अधिकारी थे, यही अधिकारी शिकारियों का संचालन करते थे और शिकारियों के कृत्यों के आधार पर उन्हें इनाम या दंड देते थे।
है ना, कर वसूलते थे और भूमि से जुड़े सभी व्यवसायों का निरीक्षण करते थे। साथ ही लकड़हारों, बढ़ई लोहारों और खननकर्ताओं का भी निरीक्षण करते थे। यानी अधिकारी जो थे भाई किसके लिए रखे जाएंगे, उनको खवा पिला के दिन भर सोने तो कोई देगा नहीं, काम के लिए रखे जाते तो वो लोग काम करते थे, बस सीधी सी बात है। साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियां दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना अत्यंत आवश्यक था। राजधानी से प्रांत तक जाने में कई सप्ताह या महीनों का समय लगता था। इसका अर्थ यह है कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती होगी। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम रही होगी। मेगस्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक सीमित और 6 उपसमितियों का उल्लेख किया है। इनमें से एक का काम नौसेना का संचालन करना था, तो दूसरा क्या करता था? दूसरा यातायात और खान पान का संचालन करती थी। तीसरी समिति क्या काम करती थी? तो पैदल सैनिकों का संचालन करती थी। तो चौथी अश्वारोहियों जो घोड़े के साथ चलते थे। पांचवी रथारोहियों जो रथ के साथ चलते थे। तथा जो छठी समिति थी वो हाथियों का संचालन करती थी। सबके लिए अपनी अपनी कमेटी बना रखी थी इन लोगों ने, कि मतलब जो हाथियों का संचालन करेगी उनकी कमेटी बना रखी, 6 कमेटी बनाई हुई थी। दूसरी उपसमिति का दायित्व विभिन्न प्रकार का था। उपकरणों के ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था, उपकरण यानी हथियार वगैरह ढोना है, या जो सेना के लिए खाना चाहिए उसको ढोना है, तो उधर पर बैलगाड़ियाँ लगाई जाती थी। सैनिकों के लिए भोजन, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना तथा सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति होती थी। तो बढ़िया ऑर्डर चलता था इनका, पूरी प्रशासन व्यवस्था अच्छी थी। तब तो इतने दिन तक साम्राज्य रहा है, वरना रहता ही क्यों, अच्छी व्यवस्था नहीं होती। तो अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। अखंड मतलब टूटे ना, उसके खंड ना हो, ऐसा उन्होंने धम्म के प्रचार द्वारा भी किया है। जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। क्या थे धम्म के? बढ़िया से क्या था? बड़ों का सम्मान करें, उदार बने, सेवकों के प्रति उदारता रखें, ब्राह्मणों के प्रति उदारता रखें, जानवरों के प्रति उदारता रखें, है ना। सार्वभौमिक थे पूरी दुनिया में। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा होगा। सीधी बात है ना, कि आप अच्छा करेंगे अच्छा पाएंगे, है ना। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामांत नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। धम्म का प्रचार करना भी तो ऐसा नहीं था कि अशोक जाके दौड़ के जाके प्रचार करके चला आएगा, नहीं, उनके भी अधिकारी बने हुए थे। मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के प्रारंभिक इतिहास की रचना करनी शुरू की, तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया है। इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण तथा उत्साहवर्धक लगी। साथ ही प्रस्तर मूर्तियों सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे, जो साम्राज्य की पहचान माने जाते थे। इतिहासकारों को लगा कि अभिलेखों पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से भिन्न थे। इसमें उन्हें यह लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली और परिश्रमी शासक थे। साथ ही वे बाद के उन राजाओं की अपेक्षा विनीत भी थे, जो अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपलब्धियां जोड़ते थे। इसलिए यानी बहुत डाउन टू अर्थ थे अशोक। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं में भी अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना है। बिल्कुल मान सकते हैं आप अशोक को प्रेरणा का स्रोत। देखिए, फिर भी मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। यह साम्राज्य मात्र 150 साल तक ही चला, 150 साल चला है, जिसे उपमहाद्वीप के एक लंबे इतिहास में बहुत बड़ा काल नहीं माना जाता है। 150 साल कौन सी बड़ी बात है। इसके अतिरिक्त यदि आप मानचित्र 2 को देखें तो पता लगेगा कि मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया था। यहाँ तक कि साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण एक समान नहीं था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और रजवाड़े स्थापित हो गए। 150 साल के आप देखिए ना इसमें कि एक व्यक्ति कितना जिएगा। एक व्यक्ति 60-70 साल, और इन राजाओं का क्या रहता था, आपने बढ़िया से युद्ध लड़ा, एक उधर मारे गए, बात खत्म। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य आया था, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य जब आया, और चंद्रगुप्त मौर्य ने तो बहुत शासन फैलाया, लेकिन बिंदुसार ने सब डाउन कर दिया। उतना बिंदुसार जो है उतना प्रसिद्ध शासक नहीं रहा।
आई बात समझ, उतना प्रसिद्ध शासक नहीं रहा बिंदुसार। और फिर अशोक उठा, मतलब एक व्यक्ति कितने साल जिएगा और एक व्यक्ति कितना आप साम्राज्य फैला लेगा, और उसका बेटा आता है वो पूरा साम्राज्य को खराब कर देता है। मतलब उसमें इतना ज़्यादा है ही नहीं कि वो साम्राज्य को आगे बढ़ा पाए, वो सत्ता को संभाल सके, तो इधर पे डाउन हो जाती है सत्ता। तो वही चीज़ रही कि चंद्रगुप्त मौर्य आया, चंद्रगुप्त ने बहुत अच्छा शासन चलाया फैलाया, लेकिन बिंदुसार में उतनी चीज़ें नहीं थी, उतनी शक्ति उसमें नहीं थी। फिर अशोक आया, फिर अशोक ने फैलाया, फिर इसके बाद कोई भी मौर्य साम्राज्य का शासक इतना प्रभावशाली नहीं रहा। तो ज़्यादा शासन कैसे चलेगा, सीधी सी बात है ना। अशोक भी इंसान है, 60-70 साल जिया होगा, जितना भी जिया हो इतना तो पता नहीं है कि कब इसकी मृत्यु हुई। चलिए देखिए आगे कि सेना के लिए हाथी कहाँ से पकड़े जाते थे, कहाँ से पकड़े जाते होंगे भाई, जंगल से। अर्थशास्त्र में सैनिकों प्रशासन संगठन के बारे में विस्तृत विवरण मिलते हैं। मिसाल के तौर पर हाथी को पकड़ने के लिए उपाय के बारे में इसमें लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ूंगी इसको, ना तो हमें हाथी पकड़ने हैं ना कुछ करने हैं। देखिए राजधर्म के नवीन सिद्धांत क्या थे। दक्षिण के राजा और सरदार, दक्षिण में भी राजवंश चल रहे थे। उपमहाद्वीप के दक्कन और उसके दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम, अर्थात जो आज का हिस्सा है आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु का, इसके कुछ कुछ हिस्से, जैसे चोल था, चोल साम्राज्य, चेर साम्राज्य चला, और पांडे, ये साउथ के हैं। याद रखिए नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है। जैसे सरदारियों का उदय हुआ, ये राज्य बहुत ही समृद्ध और स्थायी सिद्ध हुए। सरदार और सरदारी, सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी हो सकता था। उसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते थे। सरदार के कारणों में विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना और विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना शामिल है। वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेता था, जबकि राजा कर वसूल करते थे और अपने समर्थकों को उस भेंट का वितरण करते थे। सरदारी में सामान्यतः उन्हें स्थायी सेना का अधिकारी नहीं होता था। चलिए इसको हटाइए, इसको देखते। हमें इन राज्यों के बारे में विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जानकारी मिलती है। उदाहरण के तौर पर प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों से हमें ऐसी कविताएं मिली हुई हैं जो सरदारों का विवरण देती हैं कि उन्होंने अपने स्रोतों का संकलन और वितरण किस प्रकार से किया है। तो तमिल संगम में हमें चीज़ें मिल जाती हैं। कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे, कर इकट्ठा करते थे। इनमें मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन वंश के बारे में भी आपको मिलेगा, साउथ का था। ये कहाँ से कहाँ तक चला, लगभग द्वितीय शताब्दी से पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक चला। और उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मूल के शक शासक भी आपको देखने को मिलेंगे। उनके सामाजिक उद्गम के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन जैसा कि हम सातवाहन शासकों के बारे में अध्याय 3 में पढ़ेंगे, तो एक बार सत्ता में आने के बाद उन्होंने ऊंचे सामाजिक अस्तित्व का दावा कई प्रकार से किया है। चलिए देखिए, इसको आगे देखते हैं। दैविक राजा, पांडे सरदार इसमें दिया हुआ है, बाद में देखेंगे इसको, पहले इसको देखिए दैविक राजा को। राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना रहता था। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासक, यहाँ पर आपको कुषाण राजवंश मिलेगा, इंपोर्टेंट है। इस अध्याय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई है। जिस प्रकार के राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, उसका सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है। उत्तर भारत में मथुरा के पास माठ के एक देव स्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थीं। अफगानिस्तान के एक देव स्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य मानते थे कि हम देवताओं के समान हैं, देवताओं से तुलना करते थे। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र लगा लिया था, उपाधि बना ली थी। संभवतः वे उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। बताइए स्वर्गपुत्र कहते थे खुद को, कुछ भी कहो, उधर कौन सा कोई देखने वाला है। देखिए 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में गुप्त साम्राज्य आया, सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिले। इनमें से कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे, अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे। इनमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था, भूमि पर नियंत्रण करते थे। फिर जब खेती कराएंगे तो किसानों से कर लेंगे, है ना, ये रहता था। संसाधन पर नियंत्रण कर लिया इन लोगों ने। कोयला चाहिए तो अब कोयला, सोना चाहिए, कोयला चाहिए, कोई भी संसाधन है, पानी है, संसाधन तो हर चीज़ आ जाती है संसाधन में।
तो वहाँ से भी ये लोग कर लेंगे। फिर वे शासकों का आदर करते थे और उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन जाते थे, और जो राजा दुर्लभ होते थे वे बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे। गुप्त शासकों का इतिहास, गुप्त साम्राज्य हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छा है, इंपोर्टेंट है। गुप्त शासकों का इतिहास, चंद्रगुप्त, ये गुप्त शासक में आपको देखने को मिलेंगे, चलिए उसको देखेंगे बाद में। गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया है। साथ ही कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी प्रशस्तियां भी उपयोगी रही हैं। यद्यपि इतिहासकार इन रचनाओं के आधार पर ऐतिहासिक तथ्य निकालने का प्रायः प्रयास करते हैं, लेकिन उनके रचिता तथ्यात्मक विवरण की अपेक्षा उन्हें काव्यात्मक ग्रंथ मानते हैं। उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसिंह ने की थी। पूछा जाता है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, और जो कहाँ था हरिसिंह, किसके राज दरबार में था? तो समुद्रगुप्त के में था, गुप्त साम्राज्य में था, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राज का भी थे। ये संस्कृत में की थी। जो प्रयाग प्रशस्ति इसने लिखी थी हरिसिंह ने समुद्रगुप्त के साम्राज्य में, वो कैसी थी? संस्कृत में थी। तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में क्या मिलता है हमें, तो देखते, धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। प्रशस्ति का मतलब ही होता है प्रशंसा में लिखी हुई, है ना। तो अब समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखी हुई है, बताइए क्या लिखा हुआ है? धरती पर उनका जैसा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, मतलब उनका कोई सामना करने वाला नहीं है। देखिए क्या है, जब कोई कवि किसी राज दरबार में बिठाया जाएगा तो उसको खाना पीना, उसका रहना, मतलब उसका पूरा खर्चा राजा उठाता है, मतलब राजा उसका एक मालिक होता है, ठीक है। अब मालिक जो बोलेगा वो उसमें जब लिखेगा प्रशस्ति में उसकी प्रशंसा के बारे में, तो राजा जो बोलेगा वही लिख सकता है, कोई बुराई नहीं लिखेगा। प्रशस्ति का मतलब ये प्रशंसा में लिखी हुई। आई बात समझ में आप लोगों को? तो जो कवि लिखते थे वो जहाँ पर रहते थे तो राजा की बुराई नहीं लिखते थे। अभी आप पूरी इतिहास पढ़ेंगे ना अधिकतर, तो अधिकतर जो है कहीं बुराई नहीं मिलेगी आपको, अधिकतर अच्छाई मिलेगी हर राजा की। ये युद्ध लड़ा, ये युद्ध जीता, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और राज कवि तो बिल्कुल नहीं लिख सकते थे कोई बुराई, ये चीज़ होती थी। अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे के अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया। पैर के तलवे से वे परमात्मा पुरुष हैं समुद्रगुप्त। साधु की समृद्धि और असाधु, साधु यानी भले और असाधु मतलब बुरे के विनाश के कारण है। वे अज्ञेय हैं। उनके कौशल हृदय को भक्ति और विनय से ही बस में किया जा सकता है। वे करुणा से भरे हुए हैं। वे अनेक सहर्ष गायों के दाता हैं। उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों, विरहिणियों और पीड़ियों के उद्धार के लिए की गई है। वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति हैं। वे देवताओं में कुबेर यानी धनदेव, वरुण यानी समुद्रदेव, इंद्र यानी वर्षा के देवता और यम यानी मृत्यु के देवता के तुल्य, मतलब सब देवताओं से तुलना कर दी गई। आगे देखिए, ये तो हो गया हमारा, ये भी हो गया, इसको थोड़ा जूम, हाँ। तो देखिए अब बदलता हुआ देहात, यानी अब आगे पढ़ेंगे बदलता हुआ देहात। तो बदलता हुआ देहात पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो यहाँ से इसको ख़त्म करते हैं क्योंकि आपका 45 मिनट के आसपास वीडियो हो चुका है ना। और 45 मिनट लगातार चिल्लाने में क्या होता है, गला सूख जाता है। तो अब थोड़ा गैप और इसके बाद सेकंड पार्ट। चलिए अब मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।